जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं। आज आर्टिकल 243 ZG देख लेंगे। लास्ट आर्टिकल है। देखिए इसमें दिया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, जो इलेक्शन संबंधी मामले होते हैं वहां डायरेक्ट न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, आप अगर उसके परिणाम से असंतुष्ट हैं, ठीक है, और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन हुआ है, सीटें आवंटित हुई हैं, ठीक है, तो अगर आप असंतुष्ट के परिणाम से, इलेक्शन के परिणाम से, रिजल्ट से, तो आप डायरेक्ट अदालत नहीं जा सकते, अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो वो आर्टिकल 243 ZG के तहत न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन बताया गया है। आया समझ में आर्टिकल क्या है? ठीक है, अब हम परिसीमन समझेंगे कि परिसीमन किसको कहते हैं। परिसीमन यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो हमें पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। देखिए परिसीमन का अर्थ क्या है? परिसीमन का मतलब होता है, अगर मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं, कोई निर्वाचन क्षेत्र है उसकी बाउंड्रीज दोबारा से बनाना, मतलब बाउंड्रीज को बढ़ा देना, कम कर देना, ठीक है, किसी एरिया को निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर देना, परिसीमन बोला जाता है। ठीक है, देखिए परिसीमन का मतलब है किसी क्षेत्र को चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों, ठीक है, चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना या उन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? परिसीमन बोला जाता है। डिलिमिटेशन या रीड्राइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज कहते हैं इसको। ठीक है, उद्देश्य क्या रहता है? देखिए हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग बराबर संख्या में वोटर्स हों, ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा ना हो किसी को कम वोटर्स में, तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित होती हैं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या ज्यादा है तो निर्वाचन क्षेत्र अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से चीजें होती हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या में वोटर्स हों ताकि प्रतिनिधित्व समान हो। जनसंख्या में बदलाव, जैसे किसी शहर की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई, होने पर क्या होता है? सीमाएं समायोजित की जाती हैं, सीमाएं बाउंड्रीज तय करी जाती हैं। ठीक है, सीमाएं बढ़ा दी यहाँ निर्वाचन क्षेत्र की। ठीक है, उसको परिसीमन बोला जाता है। ठीक है, अब आपका परिसीमन किसी क्षेत्र का हो गया या कोई परिणाम रिजल्ट आया तो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, उसका भी वैकल्पिक वो होता है, मतलब एक रास्ता होता है, वहां से आप जा सकते हैं, मतलब ये चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, उसके रास्ते जा सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए जो भी कानून या नियम या आदेश आर्टिकल 243 ZA या इस प्रकार के प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन हुआ है, मतलब परिसीमन किया गया है, किसी मतलब बाउंड्रीज तय की गई हैं, एरिया घोषित किया गया है निर्वाचन क्षेत्र का, या उन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें स्थान एलोकेट हुई हैं, ठीक है, सीटें बढ़ी हैं, स्थान निर्वाचन क्षेत्र घोषित करेंगे तो वहां पे सीटें भी बढ़ेंगी, या जनसंख्या के अनुपात में सीटें होती हैं, ठीक, संबंधित कुछ भी नियम बनाए गए हैं, मतलब आर्टिकल 243 ZA की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उससे संबंधित कुछ भी नियम बनाए गए। आर्टिकल 243 ZA क्या था? नगर पालिका के लिए निर्वाचन था, जिसमें क्या था? नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन, ठीक है, अधीक्षण निदेशन नियंत्रण, ठीक है, अनुच्छेद मतलब किसके अधीन होगा? वो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। तो आर्टिकल 243 ZA के अंतर्गत अगर कुछ किया गया है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आया समझ में? तो सीटें आवंटित हुई हैं, कुछ भी हुआ है, आर्टिकल 243 ZA में क्या है? नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, उससे संबंधित कुछ प्रावधान हुए हैं तो डायरेक्ट न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब क्या वैकल्पिक रास्ता क्या रहता है? यदि आप परिसीमन या सीटों के आवंटन तरीके परिणाम से असहमत हैं तो सीधे अदालत में वैधता चुनौती का विकल्प बाधित हो सकता है। इसलिए वैकल्पिक रास्ते समानता प्रशासनिक या विधानमंडलीय होते हैं। उदाहरण के तौर पर राज्य से संबंधित विभाग या विधायिका के पास शिकायत जा सकती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग या अधिकरण के समक्ष जा सकती है शिकायत, या अनुरोध कर सकते हैं, या चुनाव कानून के तहत चुनाव याचिका, अगर जहां लागू हुआ चुनाव याचिका के तहत आप जा सकते हैं वहां पे, ठीक है, दायर कर सकते हैं शिकायत को। चुनाव याचिका के जरिए आप वहां को चुनौती दे सकते हैं परिणाम को, या फिर जो भी परिसीमन हुआ किसी भी चीज को आप वहां पे जाके निर्वाचन से संबंधित मामलों को अगर आपको चुनौती देनी है तो चुनाव याचिका के माध्यम से दे सकते हैं। आया समझ में? इतना मेन आर्टिकल में यही है दोस्तों। ठीक है, देखिए आर्टिकल 243 Z, इसमें देखिए दो क्लॉज है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है? आर्टिकल 243 ZA
ठीक है, जेड की जो हमने भी समझा वही यहाँ पे सिंपल भाषा में एक और देख लेते हैं जो संविधान में क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। आर्टिकल 243 जेड के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता, मतलब आर्टिकल जेड हमने समझा था अभी क्या था, ठीक है, निर्वाचक नामावली तैयार करना, सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा। तो ऐसी विधि का, ऐसे कानून की विधि मान्यता को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। आई थिंक अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है जी, देखिए सेकंड क्लॉज में क्या दिया है, किसी नगर पालिका के लिए निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रसंगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। ठीक है भाई, चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं, अगर राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है उसके अधीन कुछ उपबंध किया गया है तो वहां आप याचिका अपनी दे सकते हैं, वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा चीजें। ठीक है, देखिए उद्देश्य और कानूनी महत्व और देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 जेड जी को भारतीय संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक है जी, 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ है ये, इसको डेट को ध्यान रखिएगा, वन लाइनिंग में आ जाती हैं चीजें। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के चुनावी विवादों को सुलझाने में तेजी लाना है। ठीक है, तेजी लाना एवं निर्वाचन प्रक्रिया को यथासंभव शांतिपूर्ण बनाना है। इस प्रावधान द्वारा अदालतों से कहा गया कि नगर पालिका चुनावों से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण बातों पर सामान्य न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। वही 2 बातें, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, सीटों के आवंटन के संबंध में पारित राज्य विधियां, दूसरा नगर पालिका के चुनावों के परिणाम। ठीक है, डायरेक्ट चुनौती नहीं दे सकते, चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं, परिसीमन हुआ है, सीटों का आवंटन हुआ है, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, वही चीजें यहाँ पे द्वारा मेंशन की गई हैं। उद्देश्य और कानूनी महत्व समझ में आया होगा। इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में, और कुछ है नहीं। ठीक है जी, वही यहाँ पे दोबारा मेंशन किया गया है। ठीक है जी, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीट आवंटन, वही खंड 1 में क्या दिया है, यदि किसी राज्य विधि के तहत नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सीट आवंटन किया गया है, जैसे आर्टिकल 243 जेड में जो दिया गया है, उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने यहाँ मेंशन किया है, याद रहेगा आई थिंक। निर्वाचन याचिका द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। खंड खा के अनुसार यदि कोई भी नगर पालिका चुनाव तभी चुनौती योग्य है जब उसे संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत विशेष चुनाव याचिका के माध्यम से राज्य विधि द्वारा निर्धारित प्रारूप में लाया जाए। किसी भी अन्य माध्यम या जैसे सामान्य रिव्यू या रिट याचिका से चुनाव परिणाम खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या उठता है, अगर मतलब ये परिणाम जो चुनाव मतलब पिटीशन आपने दायर की या चुनाव याचिका दायर की, ठीक है, अगर मान लीजिए चुनाव सच में कुछ गड़बड़ हुआ है तो दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, खारिज हो जाएंगे चुनाव। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में। आई थिंक बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस आर्टिकल से रिलेटेड मिल जाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।